नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के दिल्ली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 25 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को तुरंत शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। उसके पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर हमने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। साथ ही साथ में जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते होंगे उनमें भी यह प्रश्न जो है सोशियोलॉजी वाले सेक्शन में आता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न क्या था हमारा कि सती प्रथा का अंत हुआ, यानी कि कब इसका अंत कर दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा, काफी लोगों ने इसका उत्तर दिया था, सही उत्तर दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1829 यानी कि 1829 में बेंटिक के द्वारा जो है, यानी कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप बेंटिक के द्वारा जो है क्या हुआ, सती प्रथा का जो है खात्मा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या है। सबसे पहले हमारा जो न्यूज है यानी जो करंट है वो है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में जो है मान्यता दी है। तो आपके ऑप्शंस जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नॉर्वे, भूटान, नेपाल या फिर फिजी। कौन से ऐसे देश है जिन्होंने अभी फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में अर्थात एक देश के रूप में मान्यता दी है। तो इसको सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नॉर्वे के द्वारा। आइए इसकी हम लोग जरा व्याख्या देखते हैं डिटेल्स में। तो डिटेल्स में क्या है कि हाल ही में 3 कंट्री हैं, यानी कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। तीनों देशों को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत समेत संयुक्त राष्ट्र के 2/3 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। यह भी अपने आप पे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय संघ के द्वारा फिलिस्तीन को अभी राष्ट्र के रूप में यानी कि एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन जो यूरोपीय संघ है उसके 8 देश, कौन कौन से देश, 8 देश, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, रिपब्लिक चेक, स्लोवाकिया, स्वीडन और साइप्रस फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। यानी कि यूरोपीय संघ के 27 में से 8 देशों ने जो है फिलिस्तीन को देश के रूप में अर्थात एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। हालांकि यूरोपीय संघ के द्वारा अभी इस पर मान्यता नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है क्या है कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज यानी कि कोई भी देश अगर चर्चा में रहता है तो उस देश के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए, खासकर वहां के राष्ट्रपति और वहां के राजधानी वगैरह के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए बिश्केक या फिर ऑप्शन नंबर बी बाककेन या फिर जलालाबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जो सही है वो हो जाएगा बिश्केक, ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं जरा। तो व्याख्या में क्या है कि सबसे पहली बात, किर्गिस्तान की जो राजधानी पूछी गई है तो क्यों पूछी गई है, क्योंकि चर्चा में रही होगी ये न्यूज। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि वहां के जो स्थानीय जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो विदेश से पढ़ने जो जा रहे हैं छात्र हैं, चाहे पाकिस्तान से हो भारत के हो, उन जो है विदेशी छात्रों के साथ वहां पर झड़पें हो रही हैं, इसीलिए देश चर्चा में रहा है। यानी कि वहां के स्थानीय छात्रों के द्वारा विदेशी छात्रों के साथ झड़प की शिकायतें सामने आई हैं, इसलिए देश चर्चा में है फिलहाल। किर्गिस्तान के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। तो सबसे पहले किर्गिस्तान की जो राजधानी क्या है, बिश्केक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वहां के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, वो है सदिर जपारोव, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। तो जो ये किर्गिस्तान है क्या है, वो पश्चिम में जो है किर्गिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है, एक बात। दूसरा, अगर हम लोग इसके आसपास देशों की बात करते हैं कि कौन कौन से इसके आसपास देश हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, उत्तर में ये है किर्गिस्तान और इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में इसके क्या है, कजाकिस्तान है। आप लोग देख पा रहे होंगे राजधानी इसकी बिश्केक यहां पर अवस्थित है, ठीक है। दूसरा, पूरब में इसके क्या है, चाइना है। साथ ही साथ में जो है इसके पश्चिम में उज्बेकिस्तान है और दक्षिण पश्चिम में तजाकिस्तान है। इस मैप के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। और यहां पर भी वही पॉइंट दे रखा है कि उत्तर में क्या है कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान,
दक्षिण पश्चिम में तजाकिस्तान और पूर्व में क्या है आपका, पूर्व में आपका चाइना है। तो इस मैप के माध्यम से आप जो है चीजों को ठीक ढंग से देख पा रहे होंगे। कई बार होता है कि इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि पर्टिकुलर देश के उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में या किस दिशा में कौन सा देश जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कौन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की अत्यधिक पैदावार के लिए नई किस्में विकसित की हैं। उनमें से कौन सी एक किस्म यहां पर जो है आपको इसका राइट उत्तर बताना है। आपके ऑप्शन है ए पूसा बासमती 1985, या फिर पूसा बासमती 1947, या बासमती 301, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो है धान की 2 नई किस्में जो है अभी इजाद की हैं, जिससे जो उसकी पैदावार होगी, जो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, क्या होगी, वो एनहांस होगी, बढ़ेगी। तो कौन कौन सी है उसमें से जो फसल जो है धान की किस्म, एक है आपकी पूसा बासमती 1985। आइए व्याख्या में देखते हैं कि दूसरी और कौन सी इसकी प्रजाति जो है अभी खोजी गई है। तो व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा धान की अच्छी पैदावार और कम लागत हेतु धान की 2 नई किस्में जारी की गई हैं। पहली किस्म कौन सी है, ध्यान रखिएगा, पहली किस्म है आपकी पूसा बासमती 1985 जो कि ऑप्शन में था। दूसरा कौन सी है, दूसरा है पूसा बासमती 1979। ये 2 नई किस्में हैं। इसी से क्या होगा, किसानों की जो पैदावार होगी धान की, वो क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस समय कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन जैसी विधा जो है, जो चीजें चल रही इस समय कृषि में, इतनी जो प्रोडक्टिविटी पहले हुआ करती थी वो नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जो अभी शोध इस पर हुई है 2 किस्मों की, वो अपने आप में किसानों के लिए क्या होगा, काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि पैदावार इसमें बढ़ेगी और लागत कम होगा। लागत कम हो, पैदावार अगर बढ़ती है तो सीधे तौर पर इससे किसानों को फायदा मिलता है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में, इसके बारे में, तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से कहां पर हुई थी, पूसा बिहार में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी एक अमेरिकी समाजसेवक हेनरी फिलिप्स के द्वारा 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन क्या हुआ था कि 1934 में क्या हुआ, वहां पर बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बाद इस संस्थान को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संताली लिपि के जन्मदाता कौन है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अब देखिए, ये सब चीजें आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, मे भी अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो शायद दिया होगा वहां पर, नहीं तो कुछ चीजें जो चर्चा में होती हैं। अब ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है आपका, यानी कि कला एवं संस्कृति का, ठीक है, जो कि करंट में है। तो संताली लिपि के जन्मदाता कौन है, आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए अजय मुर्मू जी हैं, या फिर रघुनाथ मुर्मू जी, या फिर ऑप्शन नंबर सी देवधर आर्य, या फिर पंडित विष्णुधर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है संताली लिपि क्या की थी, खोज की गई थी। और अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति जी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। चलिए व्याख्या हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो संताली लिपि के जन्मदाता पंडित रघुनाथ मुर्मू जी हैं और 23 मई 2024 23 मई 2024 को उनकी 119वीं जयंती मनाई गई है। अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि माननीय जो है राष्ट्रपति जी ने जो है उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। इसके अलावा उनका जन्म 1905 को बैसाखी पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इस बार बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को पड़ रहा था, इसीलिए उनकी जयंती वहां पर मनाई गई है। और उनकी रुचि जो थी किसमें थी, संथाली लिपि में उनकी रुचि काफी ज्यादा थी। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि संताली लिपि जो है क्या है। तो संताली एक विशेष भाषा और साहित्य है जिसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 15वीं शताब्दी से इसकी जो है शुरुआत मानी जाती है। एक बात, दूसरा संताली लिखने के लिए उन्होंने 1925 में ओल्ड चिकी लिपि का विकास किया। अब यह प्रश्न यहां से सीधे तौर पर बन सकता है कि ओल्ड चिकी लिपि का विकास किसने किया, आपको तुरंत उत्तर देना है किसने, पंडित रघुनाथ मुर्मू की जी के द्वारा जो है ओल्ड चिकी लिपि का विकास किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स मूव इंडिया। कौन सा, लेट्स मूव इंडिया निम्नलिखित में से किसकी पहल है, आपको उत्तर देना है। आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग के द्वारा, या फिर CSIR द्वारा, ठीक है, या फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, या फिर इसरो के द्वारा।
इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा भी लेट्स मूव इंडिया की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है इसको हम लोग व्याख्या में देखते हैं। इसके अलावा CSIR यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है। CSIR को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, इसको बोलते हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष जो है दरअसल PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा हम लोग कि लेट्स मूव इंडिया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहल है, एक बात। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। और 23 जून ओलंपिक दिवस होता है, यानी कि 23 जून ओलंपिक दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय स्कूल इस अभियान में क्या हो सकते हैं? भाग ले सकते हैं और पसंदीदा जो खिलाड़ी होंगे उनको क्या कर सकते हैं? उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको चूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा पेरिस ओलंपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी शुरुआत दरअसल कब से होगी? 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होगी, यानी कि ओलंपिक इस वर्ष पेरिस में आयोजित हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक के बारे में कुछ सारे फैक्ट होंगे, उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इसको मैंने एक वीडियो में कराया था, लेकिन इसको दोबारा से एक बार आप लोग देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है अभी हाल ही में? ठीक है, अब ये प्रॉपर तरीके से जो देश अभी साइन किया है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्पेन, या फिर बी इजराइल, या फिर फिजी, या फिर नेपाल। तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा स्पेन अभी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ISA बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ISA की संस्थापना किसने की थी? भारत और फ्रांस के द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो वर्ष 2015 में की गई थी। कब, किस सम्मेलन में? पेरिस समिट हुआ था 2015 में, अर्थात 2015 में। वहीं पर भारत और फ्रांस के प्रयासों के फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है अस्तित्व में आया हुआ था। ठीक, अगर ISA के हम लोग किसकी बात करते हैं? इसके मुख्यालय की बात करते हैं, तो मुख्यालय इसका क्या होता है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय दरअसल पड़ता है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे डिटेल्स में जो है यही सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ओके, देखिए, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना? स्पेन बना। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वही यहां पर मेंशन है कि 30 नवंबर यानी कि 30 नवंबर 2015 में, कब? 30 नवंबर 2015 में पेरिस सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अस्तित्व में आया। इसके अलावा उद्देश्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो उद्देश्य इसका क्या है कि जितने भी देश हैं इस जो है अलायंस में सम्मिलित, वहां पर जो भी हमारी सौर ऊर्जा होती है उनकी आपूर्ति वहां पर प्रॉपर तरीके से हो सके, वो आत्मनिर्भर बन सके और इस क्षेत्र में जो है आगे बढ़ सके। यही इसका बेसिकली उद्देश्य होता है। यही डिटेल्स में यहां पर मेंशन है। इसके अलावा मुख्यालय मैंने आपको गुरुग्राम बता दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि जो सदस्य देश इसके हैं, कौन कौन से सदस्य देश हैं इसके अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के? तो सदस्य देश कौन कौन से हैं? कर्क तथा मकर रेखा के बीच के सभी देश, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश है। यानी कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, यह है पूरा विश्व का हमारा मैप। यहां पर है कर्क रेखा और यहां पर है मकर रेखा। यानी कि इस कर्क रेखा और इस मकर रेखा के बीच के जितने देश होंगे ये सारे ISA के क्या होंगे? सदस्य देश होंगे। ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि सर कर्क और मकर रेखा के बीच के ही देश क्यों हैं इसमें? तो इसका साइंटिफिक रीजन है, थोड़ा सा आप इसको हल्का समझ लीजिए। आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है आपका, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। अब देखिए इसको, अब देखिए यहां पर क्या है? सन है। क्या है? यहां पर सन है। इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं, रुक जाइए एक मिनट। देखो ये हो गया आपका, ये हो गई आपकी अर्थ हो गई। यहां पे आपका सूरज है, सूर्य है, ठीक है। ये हो गई आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। ये हो गई कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये हो गई आपकी मकर रेखा, मकर रेखा, ये भी
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यहां पर क्या है आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, यह है क्या है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे। तो देखो जो सनरेज होती है वो कैसे जाती है, देखो सनरेज जो होती कैसे जाएगी, ऐसे जाती है, ऐसे। ठीक, अब देखना एक बात, यानी कि और सनरेज कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब देखो यानी कि कहने का इसका मतलब यह हुआ कि जो कर्क और मकर रेखा के जो बीच के देश हैं वहां पर जो ये सनरेज है यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या पड़ेंगी, सीधे पड़ेंगी, पैरेलल पड़ेंगी इसके एग्जैक्ट। यानी कि यहां पर सूर्य का प्रकाश कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया जो होगा आप देख पा रहे होंगे, ये क्या होगा, यहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा मिलेंगी और सौर ऊर्जा का जो विकास है इन देशों में ज्यादा होगा, बजाय इसके कि यहां पर समय नहीं टाइम लगेगा यहां पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में। यानी कि यहां पर जो देश होंगे यहां पर सनरेज क्या होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जबकि कर्क और मकर रेखा के बीच यानी कि इन के बीच में जो देश सम्मिलित होंगे यहां पर जो होंगे, यहां पर सन एनर्जी अर्थात सूर्य की किरणें प्रॉपर तरीके से पहुंच पाती हैं, इसलिए यहां पर जो है सौर ऊर्जा का विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए इसमें मोस्टली जो है कर्क और मकर रेखा के देश सम्मिलित हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपने सभी विभागों में आउटसोर्स सरकारी अनुबंध में नौकरियों के लिए 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। कौन सा राज्य है आपको आंसर बताना है। तो आपके ऑप्शन 4 हैं, इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में क्या किया गया है कि वहां पर सभी विभागों में आउटसोर्स जो सरकारी अनुबंध नौकरी होती हैं उनमें महिलाओं को यानी कि किसको, महिला को कितने % का आरक्षण दिया गया है, 33% का आरक्षण यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वही सारा आपका व्याख्या में दिया गया है जो मैंने आपको बताया कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अपने सभी विभागों में आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों के लिए 33% आरक्षण महिलाओं के लिए क्या किया गया है, आरक्षित कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी है रिपोर्ट, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने % जो है अभी जो संभावना इसकी व्यक्त की गई है रहने का अनुमान जारी किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 6.9% या फिर ऑप्शन नंबर बी 5.9% या फिर ऑप्शन नंबर सी 6.5% या फिर ऑप्शन नंबर डी 5.5%। बताइए इसका फटाफट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 6.9% यानी कि 6.9% की जो है क्या की गई है आर्थिक वृद्धि दर जो है इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आइए डिटेल्स में देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा, 2 पॉइंट्स और हम लोग। पहला पॉइंट क्या है हमारा कि विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024, ईयर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ष 2024 में भारत के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितनी रखी गई है, 6.9% रहने का अनुमान जारी किया गया है। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह भारत के लिए अच्छी खबर भी है। दूसरा, जबकि वहीं 2025 में भारत की विकास दर 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह न्यूज भी आपके लिए क्या है, अच्छी है, यानी कि भारत देश के लिए क्या है, अच्छी है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल चल रहा है, जिस प्रकार से कई जगह पर रूस के युद्ध के बारे में आप लोग पता ही होगा और बाकी इजराइल के बारे में आपको पता होगा कि किस तरह की चीजें गड़बड़ हो रही हैं। साथ ही साथ में इसके पहले कोरोना जैसी महामारी थी, उसके बावजूद जिस तरीके से भारत काम कर रहा है वाकई में काबिले तारीफ है और डेटा के अनुसार जो है भारत की विकास दर अच्छी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, याद कर लीजिएगा, निश्चित है आपके एग्जाम में आएगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जेनी एप्रेनबेक को दिया गया है या फिर ऑप्शन नंबर बी किरण देसाई को दिया गया है या फिर ऑप्शन नंबर सी अरविंद कुमार को या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से किन्हीं किसी को नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जेनी एप्रेनबेक जो लेखिका हैं इनको जो है अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। आइए इसके हम थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है पॉइंट
कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मन की लेखिका है। कहां की हैं? देश भी याद रखिएगा डिटेल्स में आप, ठीक है। तो जर्मन लेखिका जेनी एप्रेनवेक के द्वारा लिखित, यानी कि इन्होंने इसको लिखा है, और माइकल हाफमैन के द्वारा अनुवादित कैरोज के लिए प्रदान किया गया है। कैरोज एक पुस्तक है जो कि लव स्टोरी पर आधारित है, डिटेल्स में आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो कैरोज के लिए इन्हें वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, यानी कि संयुक्त रूप से इनको दिया गया है, ठीक है। तो माइकल हाफमैन ने इसको अनुवादित किया है, ट्रांसलेट किया है, और लेखिका ओरिजिनल कौन है? जर्मन लेखिका जेनी एप्रेनवेक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 21 मई 2024 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। ओके, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। तो इससे पहले मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता था, और स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ष 2005 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और पुरस्कार के रूप में तकरीबन 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है, यानी कि करीब करीब 50 लाख के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आज के प्रश्न की, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी संख्या उत्तर देती है, यानी कि जितने स्टूडेंट देते हैं आंसर कमेंट बॉक्स में, आज ये संख्या बढ़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर जरूर देंगे। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है, ये आपको उत्तर देना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, या फिर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, या फिर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम में, जिसका उत्तर आज के ही वीडियो में छिपा हुआ है। आप लोग चाहे तो इसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है, और इसका उत्तर आप लोग प्लीज जरूर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आज के मुख्य परीक्षा की, यानी कि आज के वीडियो से मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रश्न बनेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा जो है वो है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें, यानी कि शॉर्ट नोट्स इस पे लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो पहला शॉर्ट नोट्स क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के बारे में आपको, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। दूसरा, संताली लिपि के बारे में भी आपको जो है लिखना है। तो ये जो संताली लिपि वाला है ये आर्ट एंड कल्चर में जाएगा, आपका पॉइंट आर्ट एंड कल्चर में, यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट में, ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट में। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जाएगा आपका जो है किसके, ये आप इसको पॉलिटी में भी कर सकते हैं, पॉलिटी वाले में भी, यानी कि पेपर सेकंड में जीएस के, और आल्सो एनवायरमेंट वाले यानी कि पेपर थर्ड में भी आप इस पॉइंट को रख सकते हैं, ठीक है। इसके नोट्स बना लीजिएगा, खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, नहीं पता होगा तो इंटरनेट पर आप डाल दीजिएगा, हालांकि मैंने आपको 2-4-6 पॉइंट बता दिए हैं। ओके, तो ये हो गए आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।